कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं और कुछ राज ऐसे होते हैं जो अंधेरे में ही सामने आते हैं। वेलकम बैक टू कहानियाँ ऑडियो बुक्स। मैं हूँ आपका होस्ट और आज मैं आपको ऐसी कहानी पर ले चलूँगा जिसकी दास्तां बहुत ही दर्दनाक है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अपने ईयरफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तां। ये बात है 2 जुलाई 1995 की। दिल्ली का एक पॉश इलाका, सेंट्रल दिल्ली का अशोका यात्री निवास होटल। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। पूरी दिल्ली सो रही थी, लेकिन उस होटल के बगिया रेस्टोरेंट के अंदर से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। अब तुम सोचोगे कि भाई होटल है तो तंदूर में नान रोटी सिक रही होगी, लेकिन नहीं बॉस। उस तंदूर में किसी रोटी की जगह एक इंसान का जिस्म जल रहा था। एक ऐसी औरत जिसे अभी कुछ ही घंटे पहले 2 गोलियां मारी गई थी। और ये घटिया काम किसी आम गुंडे ने नहीं, बल्कि कांग्रेस यूथ विंग के एक बड़े नेता ने किया था, जिसका नाम था सुशील शर्मा। आखिर ऐसा क्या हो गया था उस रात? एक पति ने अपनी ही बीवी को गोली मार के तंदूर में क्यों डाल दिया? और एक छोटे से पुलिस वाले ने इस पूरे कांड को कैसे पकड़ा? चलो शुरू से सुनाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। कहानी शुरू होती है 80s के आखिरी सालों में। नैना साहनी, एक बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और पढ़ी लिखी लड़की। उसका सपना था पायलट बनने का। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और साथ ही पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थी, यूथ कांग्रेस के जरिए। वहीं दूसरी तरफ था सुशील शर्मा। भाई, सुशील का अलग ही स्वैग था उस टाइम। यूथ कांग्रेस में उसकी अच्छी खासी पकड़ थी। पैसा, पावर, पॉलिटिकल कनेक्शन, सब कुछ था बंदे के पास। दोनों की मुलाकात पॉलिटिक्स के ही किसी इवेंट में हुई थी। सुशील ने जैसे ही नैना को देखा, वो तो बस लट्टू सा हो गया। उसने नैना के आगे पीछे घूमना शुरू किया और धीरे धीरे नैना को भी लगने लगा कि बंदा पावरफुल है, केयर करता है। दोनों का चक्कर चल पड़ा। बात इतनी बढ़ गई कि 1992 में दोनों ने चुपके से शादी कर ली। लेकिन बस यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। सुशील ने शादी तो कर ली थी, लेकिन उसने दुनिया के आगे इस शादी को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। उसको लगता था कि अगर लोगों को पता चला कि उसकी शादी हो गई है, तो उसकी पॉलिटिकल इमेज खराब हो जाएगी और लड़कियों में उसका क्रेज कम हो जाएगा। अब तुम ही सोचो, कोई भी लड़की ये कब तक बर्दाश्त करेगी? नैना रोज बोलती कि यार सबको बताओ, हम पति पत्नी हैं, लेकिन सुशील हमेशा बात टाल देता। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे बंदे की, जिसका नाम था मतलूब करीम। तो करीम नैना का पुराना कॉलेज फ्रेंड था और वो भी यूथ कांग्रेस में था। अब सुशील थोड़ा शक्की मिजाज का बंदा था। जब उसने नैना को मतलूब से बात करते देखा, तो उसके दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ गया। उसको लगा कि मेरे पीछे नैना और मतलूब का कुछ चक्कर चल रहा है। भाई, सुशील का शक ही इस हद तक बढ़ गया कि उसने जो किया ना, तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। 1995 का टाइम था। तब कोई स्मार्टफोन्स या हिडन कैमरास नहीं होते थे। सुशील ने अपने मंदिर मार्ग वाले फ्लैट के लैंडलाइन फोन को टैप या बग करवाया था। उसने घर के नौकरों को बोल रखा था कि नैना कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब पर नजर रखो। नैना अपने ही घर में एक तरह से कैदी बन के रह गई थी। वो जब भी मतलूब से बात करती, सुशील के पास टेप रिकॉर्डिंग पहुंच जाती। घर में रोज रोज मारपीट, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। नैना इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने सोच लिया था कि वो सुशील को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगी, पर सुशील उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अब आते हैं उस दिन पर, 2 जुलाई 1995। दिल्ली की एकदम चिपचिपी और गर्म शाम। नैना अपने फ्लैट पर अकेली थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है सुशील शर्मा। सुशील को देखते ही नैना घबरा जाती है और तुरंत फोन रख देती है। सुशील का दिमाग गर्म हो जाता है। वो बोलता है, किससे बात कर रही थी? नैना कहती है, किसी से नहीं। और वो किचन में चली जाती है। सुशील दौड़ के जाता है और फोन का रीडायल बटन दबा देता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो नैना। भाई, वो आवाज मतलूब की थी। अब आप सोच सकते हैं उस समय सुशील के साथ क्या हो रहा होगा। उसका दिमाग फटा जा रहा था और गुस्से में उसने अपना आपा खो दिया। सुशील नैना पर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। नैना ने भी कह दिया, हाँ मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, मैं जा रही हूँ। गुस्से में सुशील ने अपनी कमर से .32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली। नैना डर के मारे पीछे हटी और बिना कुछ सोचे समझे सुशील ने गोली चला दी। गोली सीधे नैना के सर में लगी। नैना जमीन पर गिर पड़ी।
सुशील रुका नहीं। उसने दूसरी गोली उसकी गर्दन में मार दी। कुछ ही सेकंड्स में कमरे में एकदम सन्नाटा था। नैना साहनी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसकी जान जा चुकी थी। अब तुम सोचोगे कि बंदा डर के भाग गया होगा। नहीं बॉस, सुशील बेहद शातिर था। उसने देखा कि नैना मर चुकी है। अगर पुलिस को पता चला तो उसका पॉलिटिकल करियर और जिंदगी दोनों खत्म हो जाएगी। उसने दिमाग लगाया, नैना की लाश को बेडशीट में लपेटा और अपनी मारुति कार की डिक्की में डाल दिया। अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि सेंट्रल दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से जोड़ने वाला एक फ्लाईओवर है जो कि आईटीओ के पास स्थित है। उस आईटीओ के पुल पे वो आता है उस गाड़ी को लेकर, अपनी मारुति कार को लेकर। उस पुल के 2-3 चक्कर लगाता है, बट वहाँ पर शाम का टाइम था। भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो डर के मारे उस लाश को फेंक नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं लाश फेंकूंगा कोई देख लेगा तो उसके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए वो निराश होकर ये आइडिया ड्रॉप कर देता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक दूसरा बेहद खौफनाक आइडिया आया, और वो आइडिया था अशोका यात्री निवास होटल। अब आप सोच रहे होंगे कि वो उस रेस्टोरेंट में क्यों गया। अब मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी का बेहद खौफनाक मंजर अब सामने आने। होटल के अंदर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट। सुशील इस रेस्टोरेंट में पार्टनर था और वहाँ का मैनेजर था केशव कुमार। रात के करीब 11 बजे सुशील कार से वहाँ पहुँचा। रेस्टोरेंट लगभग बंद हो चुका था। सुशील ने केशव को बुलाया और बोला, गाड़ी की डिक्की से ये सामान निकालो। केशव ने जैसे ही डिक्की खोलकर चादर हटाई, उसके होश उड़ गए। वहाँ एक लड़की की लाश थी। केशव डर के मारे कांपने लगा। सुशील ने उसे धमकाया और बोला, चुपचाप इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो, वरना अंजाम बुरा होगा। केशव पहले ही डरा हुआ था। वो कांपती आवाज में बोला, कैसे? इसके बाद सुशील के दिमाग में जो चलता है वो उसने इस देश को हिलाकर रख दिया। जो आइडिया सुशील के दिमाग में आया था वो बड़ा ही दर्दनाक और खौफनाक था। ये पूरे देश या पूरी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई कत्ल करने के बाद इस तरीके से लाश को ठिकाने लगाएगा। सुशील ने केशव से कहा, इस लाश को तंदूर के पास ले चलो। दोनों मिलकर लाश को लेकर तंदूर के पास पहुंचे। तंदूर के पास पहुंचते ही सुशील ने केशव से कहा, अब इसको तंदूर में डालो। लाश को तंदूर में डालकर वो लाश के जलने का वेट करने लगे, लेकिन तंदूर की आंच इतनी तेज नहीं थी कि वो लाश को जला दे। फिर सुशील ने केशव से बोला, जाओ स्टोर रूम में कुछ पार्टी के पोस्टर्स और बैनर पड़े हैं, वो लेकर आओ। केशव ने ठीक वैसा ही करा। वह स्टोर रूम गया और वहाँ पार्टी के कुछ पुराने पोस्टर्स और बैनर पड़े थे, वह लेकर आ गया। उन पोस्टर्स और बैनर को सुशील ने तंदूर में डालना स्टार्ट करा, लेकिन इसके बावजूद आग की लपटें ज़्यादा तेज नहीं हुई। इससे परेशान होके सुशील ने फिर केशव से बोला, किचन में जाओ और वहाँ रखे हुए मक्खन के डब्बे को लेकर आओ। केशव ने ठीक फिर वैसा ही किया। वह किचन में गया और मक्खन के डब्बे को लेकर आया। धीरे धीरे सुशील ने उस मक्खन को तंदूर में डालना स्टार्ट करा। अब जैसे जैसे मक्खन तंदूर के अंदर जा रहा था, आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे लपटें और तेज हो रही थी। सोचो यार, कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। एक लड़की की लाश को जलाने के लिए तंदूर में मक्खन डाला जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। मक्खन डालने की वजह से तंदूर से जो लपटें उठ रही थी वो अब सुशील और केशव के कंट्रोल के बाहर थी। अब इसे सुशील की बुरी किस्मत कह लीजिए। उसी समय एक दिल्ली पुलिस का सिपाही जिसका नाम अब्दुल नज़ीर था, वह अपनी पेट्रोलिंग कर रहा था और वह उस बगिया रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था। अब्दुल नज़ीर ने देखा कि बगिया रेस्टोरेंट के अंदर से आग की बड़ी लपटें और काला धुआं निकल रहा है और पूरे इलाके में ऐसी गंदी बदबू फैल रही थी जैसे किसी शमशान घाट से आती है। नज़ीर को लगा कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है। वो तुरंत दीवार कूद कर अंदर घुसा। सुशील और केशव ने जैसे ही पुलिस वाले को देखा, दोनों के हाथ पांव फूल गए। सुशील ने चुपके से वहाँ पे अपनी गाड़ी निकाली और वहाँ से निकल गया, लेकिन नज़ीर ने केशव को पकड़ लिया। अब्दुल नज़ीर तंदूर के पास गया और उसने जो देखा
उसके हाथ पांव फूल गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तंदूर के अंदर आग में एक आधा जला हुआ इंसानी जिस्म दिख रहा था। नज़ीर ने बिना डर के पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और अपने सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला किया। दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मीडिया वाले तुरंत ही वहां पहुंच गए। केशव की जब पुलिस ने थोड़ी आव भाव से तबीयत से पूछताछ करी, तब उसने पूरा सच उगल दिया। भैया, ये लाश नैना साहनी की है और इसे गोली मारकर सुशील शर्मा यहाँ लाया था। दिल्ली में हंगामा हो गया था। एक नेता ने अपनी बीवी को मार के तंदूर में जला दिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सुशील शर्मा वहां से भागकर पहले जयपुर गया, फिर मुंबई, फिर बेंगलोर, लेकिन पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। आखिरकार 10 जुलाई 1995 को उसने बेंगलोर की एक कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट कोर्ट में केस चला। ये इंडिया का पहला ऐसा केस था जहां डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बॉडी इतनी जल चुकी थी कि पहचान नामुमकिन था। पहले तो कोर्ट ने सुशील को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आया। कोर्ट का कहना यह था कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता है, क्योंकि जो भी क्राइम हुआ ये गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ। सुशील शर्मा का कोई मोटिव नहीं था, वो कोई प्लानिंग करके नहीं आया था अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए। जो भी हुआ उस रात को, वह सिर्फ अनजाने में हुआ एक कत्ल था। लगभग 23 साल जेल में बिताने के बाद 2018 में सुशील शर्मा जेल से बाहर आ गया। लेकिन दोस्तों, 1995 के ये तंदूर कांड आज भी दिल्ली के इतिहास का सबसे खौफनाक क्राइम माना जाता है। तो ये था दिल्ली का तंदूर कांड। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें। हमने पहली बार ही ऐसी पहल करी है ताकि हम आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचाते रहें और आपको अलग-अलग जितने भी हमारे इंडिया के अंदर क्राइम हुए हैं, उनसे अवगत करा सकें। धन्यवाद।